बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं, उन लोगों को ललकार रहे हैं जिन लोगों ने सुदर्शन को बंद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, इनसे लेकर तमाम उन संस्थाओं में संपर्क करके दबाव बनाने का प्रयास किया है। और उनका प्रयास है कि सुदर्शन पर बैन लगे, सुरेश चौहान के गिरफ्तार हो और उनके इन इरादों को किसी भी कीमत पर नहीं साध्य होने देना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि सुदर्शन चैनल अकेला नहीं है, सुरेश चौहान के अकेला नहीं है, मेरे साथ हिंदुस्तान है, सत्य है। और जब सत्य किसके पीछे होता है तो फिर कहना पड़ता है पीछे कैसे हट जाऊं, फिर कहना पड़ता है कि पीछे कैसे हट जाऊं। यह मेरे पुरखों की सीख नहीं, हिंदू समाज का हक मांगा है मुगलों, तुमसे भीख नहीं। यह भूल तुम्हारी साबित होगी कि मैं पीछे हट जाऊंगा। सत्य, न्याय और धर्म के खातिर चाहे जितने टुकड़ों में कट जाऊंगा, तुम फिर भी रोक नहीं पाओगे सच्चाई की आंधी को। वीर शिवा को पढ़ लेना, अभी तो सिर्फ पढ़े हो गांधी को। तुम जितना शोर मचाओगे मैं उतने ताकत से आऊंगा और नौकरशाही जिहाद का सच पूरे दुनिया को बतलाऊंगा। ये वचन देता हूं और इसी के साथ मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सुदर्शन को रोकने, सुरेश चौहान को गिरफ्तार कर आपके बिंदास का आवाज बंद करने। क्योंकि मैं नहीं बोलता हूं, मैं तो आपके हृदय की वेदनाओं को बस लोगों के सामने शब्द देता हूं, आवाज देता हूं, यह मंच देता हूं। यह मेरा काम है और इसलिए यह मेरा नहीं आपका विरोध है। क्या है, कौन है और क्या कर रहे हैं, देखिए मुद्दा। 1700 तथाकथित अवार्ड वापसी गैंग और 91 पूर्व ऐसे नौकरशाहों ने सुदर्शन न्यूज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन अवार्ड वापसी गैंग में कई लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन पर कभी न कभी देश की सुरक्षा और अपना एजेंडा चलाने के आरोप लगे हैं। 1700 तथाकथित अवार्ड वापसी गैंग ने 7 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सुरेश चौहान के जी पर FIR दर्ज करने की मांग की है। अवार्ड वापसी गैंग की मांग है कि सुरेश चौहान के हेट स्पीच देते हैं, जो समुदाय में वैमनस्य पैदा करते हैं। UPSC जिहाद के जरिए मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं। मुसलमानों पर पहले ही कोरोना जिहाद और लव जिहाद के नाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में फिर से मुसलमानों पर सवाल उठाए जाएंगे। पूरा अवार्ड वापसी गैंग UPSC जिहाद प्रोग्राम से आने से पहले ही क्यों तिलमिला उठा है। प्रोग्राम को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में झूठ बोला जा रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, आखिर अवार्ड वापसी गैंग किस बात से डरा हुआ है। क्यों जामिया के तथाकथित पूर्व स्टूडेंट्स प्रोग्राम के आने से पहले ही बौखलाए हुए हैं कि अवार्ड वापसी गैंग को छिपा रहा है। क्या अवार्ड वापसी गैंग को अपने कारनामों का पर्दाफाश होने का डर है? क्या जामिया के तथाकथित स्टूडेंट्स कोचिंग के भ्रष्टाचार को छिपाने का काम कर रहे हैं? क्या पूर्व नौकरशाहों के पीछे जकात फाउंडेशन गैंग सक्रिय है? क्या जकात से जुड़े पूर्व नौकरशाहों को गुमराह किया है? ऐसे ही कई सवाल हमारे सामने हैं, तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ होकर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन है इसके पीछे और क्या कर रहे हैं। आपके सुदर्शन को बंद करने के लिए 1700 लोगों ने, इस देश के तथाकथित सेलिब्रिटियों ने देश के प्रधानमंत्री से लेकर सबको पत्र भेजा है। मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूंगा उस पत्र के कुछ आशय के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे इस अवार्ड देने वाली, पीछे करने वाले अवार्ड वापसी गैंग ने सुदर्शन के पीछे पड़े हैं। कुछ ग्राफिक देख लेते हैं और ये उसके बाद हम आपके पीछे आपके साथ चलते हैं। इन तालिबानी विचारों के लोगों ने 91 राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हमारे बारे में ना केवल कंप्लेंट की है, बल्कि एक तरीके से सुदर्शन चैनल और सुरेश चौहान को नेशनल डिजास्टर अर्थात राष्ट्रीय आपदा कहा है। इस देश के हिंदुओं को आपदा से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले आपके सुदर्शन को क्या कहा है इन्होंने, ग्राफिक में देखिए। 91 पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप ने UPSC जिहाद प्रोमो चलाने के लिए एक्शन की मांग की। लेटर लिखकर गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि सुदर्शन न्यूज पर कार्रवाई की जाए। लेटर गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के राज्यपाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नेशनल ह्यूमन कमीशन और अल्पसंख्यक मंत्री और UPSC को लिखा है।
पूर्व नौकरशाहों की मांग है कि सुदर्शन न्यूज पर सांप्रदायिक हिंसा और समाज को विभाजित करने के आरोप में कार्रवाई की जाए। एंकर सुरेश चौहाड़के ने प्रोमो में जो कमेंट किए हैं वो घृणास्पद भाषा की श्रेणी में आते हैं। प्रोमो में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया है जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार और में नहीं रहे और हमारे कर्तव्य संविधान के अनुरूप रहे हैं। हम अपने लेटर के जरिए सुदर्शन न्यूज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो अपने प्रोग्राम के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जा रहा है। प्रोग्राम में सुदर्शन न्यूज बताना चाहता है कि कैसे मुसलमानों की संख्या अचानक से यूपीएससी में बढ़ गई। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोग्राम को अभी रोक दिया है। ऐसे में हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। और इतना ही नहीं, ये तो कुछ लाइनें हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। दूसरा हिस्से का ग्राफिक भी आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं अगले इसके परिणामों के ऊपर भी की बात नहीं, आपकी बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ता हूं। देखिए, यह प्रोग्राम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा करेगा, बिना सबूतों को पेश किया जाएगा। यूपीएससी जिहाद, ऐसे में यूपीएससी पर सवाल उठाना गलत है। यूपीएससी में धर्म, भाषा और बिना क्षेत्रवाद के उम्मीदवारों का चयन होता है, फिर कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं? अगर यूपीएससी पर सुदर्शन प्रोग्राम करता है तो इससे लोगों का यूपीएससी से विश्वास उठेगा। मुसलमानों की जनसंख्या देश की 14.2% है, जबकि यूपीएससी में मुसलमान केवल 4.3% चयनित हुए हैं। मुसलमान उम्मीदवारों की अचानक से बढ़ोतरी कहां हुई है? ऐसे में जामिया मिलिया देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ऐसे में जामिया पर सवाल क्यों है? फिर सवाल क्यों? यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद प्रशासन में काम करने वालों को आपस में बांटने का काम करेगा। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। इनमें से कई लोग देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं के मुखिया रहा है, इनको कैसे पता चलता है? ये तो अपने आप को ज्योतिषी नहीं कह सकते, क्योंकि ज्योतिष से तो इनको बहुत बड़ी घृणा है। ज्योतिष एक विज्ञान से भी इनको घृणा है। ऐसे में ये कैसे बता रहे हैं कि सुरेश चौहान के जो कार्यक्रम करेगा उसमें झूठ बताया जाएगा, सलमानों को बदनाम किया जाए? कैसे पता चला? 15 वर्षों से सुदर्शन चला हूं। अगर सबूत नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्याय के लिए मैदान में नहीं उतारा होता। अगर सबूत नहीं होते, सत्य नहीं होते, तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आवाज सुदर्शन नहीं बना होता। ये सत्य तथ्य के साथ वो सारा संघर्ष है जो देखकर ही आप डर गए हैं कि सुदर्शन ने आवाज उठाया। इसका मतलब क्या होना है? क्या क्या आरोप लगाए? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। मैं किसी संस्थान को क्यों बदनाम करूं? उस संस्थान के अंदर रहने वाले लोगों के कारनामे उस संस्था का चरित्र दुनिया के सामने लेकर आते हैं, और सीए से लेकर एनआरसी के बारे में वहां पर हुए इस देश के खिलाफ विद्रोह जैसे वातावरण ने बना। कारण केवल आज मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन 7 तारीख को स्टे उठेगा और मैं आपके सामने पूरा शो लेकर आऊंगा। हमें कहा गया, जो कमेंट किए सुरेश चौहान के ने जो कमेंट किए वो घृणास्पद है। मैंने मेरे कमेंट में क्या घृणा फैलाई? आप सब लोगों ने वीडियो देखा है। ऐसा क्या है उसमें? मैंने मुसलमान कहा है, क्या ये घृणा फैलाने का शब्द है? अगर आप कहते हैं तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब बल्कि उसका कॉमा और फुल स्टॉप। 15 वर्षों में एक बार भी माफी ना मांगने वाला ये चैनल है, उसको अपनी किसी बात को वापस नहीं लेना पड़ा, और अभी भी नहीं लूंगा, साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको पता है, जब सुदर्शन साबित करने के लिए उतरेगा, चक्र चलेगा, तो क्या होना है? और इसलिए मेरे मैदान में उतरने के पहले ही आप चिल्लाने लगे कि जीतने वाला तो यही है। और ऐसा क्या? अगर हिम्मत है भाई तो आइए, बात करिए। जामिया कोचिंग मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इन्होंने जो बात कहनी है वो तो कह दी। मैं आपको बात करने के लिए और जवाब देने के लिए कहता हूं कि इन लोगों को आप जवाब दीजिए। क्या इन्होंने मेरे ऊपर लगाए हुए आरोपों के बारे में आप लोगों को क्या कहना है? रही बात, यहां पर लिखा है चिट्ठी में कि मुसलमानों को झूठा फंसाया जाता है लव जिहाद के केसेस में। मैं इन तमाम मियां भाइयों को कहता हूं जिनके नाम इस चित्र में है, इस चिट्ठी में है 91 लोग, आपके साथ में एक या आप 91 और मैं अकेला, हम लव जिहाद से लेकर जितने जिहादों की बात हमने की उस पर विदाउट ब्रेक, विदाउट एडिट, और आप जहां कहोगे
वहां बातचीत के लिए तैयार। आप स्थान तय करिए। इसलिए अगर डरपोक नहीं हो, अगर कमजोर नहीं हो, तर्क आपके पास हो तो आइए ना बहस करते हैं। आप लोग तो इतने बड़े बड़े हैं कि आप तो आईएएस आईपीएस की इंटरव्यू लेते। कोई राज्य के मुखिया रहे, नजीब जंग, ये तो भाई दिल्ली के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एक राज्य का संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति मेरे जैसे पत्रकार के विरुद्ध जब झूठ फैलाता है तो बड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों का तो पानी कहां पर जाने वाला है, बह के वही जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं पर करके दिखाऊंगा कितने कितने आरोप लगाए, क्या क्या कहा है, ये सारी बातों को भी आपको भी जवाब देना है। मैं कॉलर के पास चलता हूं, उसके बाद मैं आपको अगली चीज दिखाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार सूरज जी, जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल दिल्ली से। बोलिए से। बोलिए बोलिए। हाँ जी, ये जो असुरुद्दीन ओवैसी जो है ये हिंदुओं के खिलाफ बोलता है और राहुल गांधी जो है मोदी के खिलाफ बोलता है, तो क्या उसको उनको अरेस्ट करने की मांग नहीं होनी चाहिए क्या? हम लोगों में इतनी ये तो बड़े भाई है, ये सारे मिलके ओवैसी के बड़े भाई है। ये कह के दिखाए कि नहीं हम नहीं हैं, बोल के दिखाए। ओवैसी के नंगा नाच पर मौन रहने वाले ये सारे शिखंडी सुरेश चौहान के सत्य के खिलाफ बोलने पर भी आक्रोशित हो रहे हैं। मतलब आप डर दिखा रहे हो, आप भय दिखा रहे हो या भविष्यवाणी कर रहे हो। मैं तो नहीं बांट रहा हूं। अगर मैं नहीं बांट रहा हूं तो आप बांटने की हिम्मत, आप बांटने का डर दिखा रहे हो। लेकिन ये नव हिंदुस्तान है, नया भारत है। बांटना तो छोड़िए, 1 सेंटीमीटर भी भूमि तो छोड़िए, उसके ऊपर की मट्टी भी आपको लेकर नहीं जाने देंगे, विभाजित नहीं होने देंगे। यही हमारी कमिटमेंट है और इसी से आपको डर लगता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं जो हमारे साधु की लिस्टिंग में जब कहीं भी अवार्ड वापसी गैंग ने अवार्ड वापिस नहीं किया और अब आपके पीछे लगे चलिए, कौन है ये लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ इस प्रकार की बातें लिखी? आपको पता होना चाहिए, ये पहली बार चिट्ठी नहीं लिख रहे। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इसके पहले चिट्ठियां लिखी है। मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे लोग सामने आ गए। 1700 की संख्या में, 1991 की संख्या में आईएएस आईपीएस नौकरशाह, बड़े बड़े मतलब लक्षण खोटे वाले, ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं? एक एक करके इनको भी जान लेते हैं, आपके कॉल भी लेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं नौकरशाही शाह निराज हुसैन कौन है, देखिए। सिराज हुसैन पूर्व सचिव हैं कृषि मंत्रालय के, जकात फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट, जामिया हमदर्द का पूर्व वीसी। आप समझ लीजिए ये कृषि मंत्रालय में क्या काम करते होंगे। हमारे यहां पर तो बारिश आएगी कि नहीं नंदी बैल बता देता है, लेकिन वो भी नहीं बता सकेंगे। ऐसे ये व्यक्ति सिराज हुसैन ये बता रहे कि सुरेश चौहान के क्या बोल सकता है। आपकी क्या डिग्री है भाई ऐसी कि आप मेरी भविष्यवाणी कर रहे कि मैं ऐसा करने वाला हूं? यही वो व्यक्ति है जिसने ये पूरा कुभांड रचा है। यही वो व्यक्ति है जो देश के 91 लोगों को सरकार के सामने एक झूठ परोसने के लिए अपने शक्ति का उपयोग कर रहा है। खिलाफ आपके पास ऐसे सबूत लेकर आऊंगा कि उनके ज़कात फाउंडेशन को, लोगों को आप ढूंढोगे, पकड़ोगे और सरकार के हवाले करोगे। उसका ये व्यक्ति इस पूरे जमात को लेकर सरकार के पास जा रहा है और इसलिए चोर के कहते ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, यहां तो दाढ़ी भी है, चोर है कि नहीं साबित हो जाएगा जब मैं पूरी बात रखूंगा। तो मित्रों, ये सिराज हुसैन पूर्व सचिव कृषि मंत्रालय और वर्तमान में ज़कात फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट। हरकतें क्या है, सबूत क्या है, कैसे कौन से देशों से तार जुड़े हैं, कौन कौन आतंकवादी संगठनों के बड़े भाई या छोटे भाई हैं, सब दिखाऊंगा। सिराज जी पर मैं भारत सरकार को कहता हूं, इनका पासपोर्ट आज इस शो के बाद जब्त किया जाए। सिराज हुसैन को हिंदुस्तान से भाग न जाए, क्योंकि सिराज हुसैन जिस संस्था में उपाध्यक्ष है, उस संस्था का मैं ऐसा काला चिट्ठा खोलने वाला हूं कोर्ट से स्टे उठते ही कि यह संस्था के पदाधिकारी भाग न जाए। इसके लिए इनके
सारे डॉक्यूमेंट सीज करके रखा जाए। इन पे नजर रखिए। मैं इनके पड़ोसियों को भी कहता हूं कि इन पे नजर रखिए, कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र चलने वाला है। अगले कॉलर। जय हिंद जी नमस्कार। नमस्कार। सुरेश जी, जो 1947 में पाकिस्तान बना था, हाँ, जिस आधार पे देश का विभाजन हुआ था, उस आधार पे पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या पोजीशन है, वही व्यवहार इनके साथ होना चाहिए जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। इनको पाकिस्तान भेजो। ये लोगों का गुस्से का कारण हम समझ सकते हैं। ऐसे ही वो सिराज जैसे लोग हैं जो इस देश में भाईचारे के खातिर अपने देश के दो टुकड़े करवा कर अपने संपत्ति के हिस्से को बांटकर अपना प्यार बांटने के बाद भी आज टांग ऊपर करते हैं। और इनका यही रवैया है कि जो कॉलर ने बात कही, ये लोगों के मन से निकलने वाले वो शब्द है जो बोलने तो नहीं चाहिए नेशनल मीडिया पर, लेकिन उनको उस्काने के लिए सिराज जैसे लोग जिम्मेवार है। और इनकी जिम्मेवारी इतिहास लिखेगा। आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया उन हिंदुओं के खिलाफ इन लोगों ने कैसे षड्यंत्रों का इस्तेमाल किया। अगला व्यक्ति नजीब जंग, दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको जरूर पता होगा, मीडिया में कई बार देखा होगा। ये नजीब जंग कौन है? पूर्व राज्यपाल दिल्ली, कांग्रेस सरकार में बना दिल्ली का राज्यपाल, सीएए विरोधी आंदोलनकारियों के साथ। नजीब जंग पूर्व राज्यपाल है। सोनिया बाई के समय में इनको दिल्ली में बिठाया गया था और दिल्ली में बैठने के बाद केजरीवाल के साथ इनकी तनातनी के कारण ये अक्सर मीडिया में रहते थे, आप जानते होंगे। और इन्होंने तब तो सरकार के पोस्टर बॉय बनकर रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता से हटे उसके बाद इन्होंने भी अपनी औकात दिखा दी और इस देश के संसद में बनाए हुए कानून पर अपनी राय देने से लेकर 15 वर्षों से चलने वाले एक चैनल पर अपना एक कुटिल डाव खेलने और उस पर हस्ताक्षर करने में ये भी आगे हैं। मैं ये वीसी रहे हैं जामिया के, और अब ये दोबारा वहां से निकलने वाले आईएएस आईपीएस के बारे में चलने वाले उपक्रमों में इनकी सक्रियताएं। मैं नजीब जंग को आह्वान करता हूं, चैलेंज देता हूं, अगर हिम्मत है तो मेरे मैं क्या कहता हूं, छोड़ो, आपने जो चिट्ठी लिखी है ना, देश के प्रधानमंत्री को झूठ लिखकर भेजा है। संवैधानिक पदों पर रहने वाला व्यक्ति भले ही वो संविधान की शपथ ले, कितना गिर सकता है, कितना झूठ बोल सकता है। जंग लड़नी चाहिए उन कठमुल्लों के साथ, जंग लड़नी चाहिए जिन्होंने आपके धर्म का अपहरण कर दिया, जंग लड़नी चाहिए इस देश के गद्दारों के साथ। लेकिन आप उनको तो गले लगा रहे हो और हमारे साथ जंग लड़ रहे हो। हमें मंजूर है, स्वीकार है, स्थान आप तय करिए, जंग के लिए हम तैयार है। देखते हैं आपके नाम में जंग है या वास्तव में मिलने के बाद क्या होता है। संवैधानिक तरीके से मिलिए, डरेंगे नहीं। आप जा कहेंगे वहां पर आएंगे, अकेले आएंगे चाहे तो, लेकिन अब चिट्ठी लिखी है, बात आगे बढ़ी है तो भाग मत जाना, नहीं तो जंग छोड़ नाम पड़ जाएगा। करतूते तो। जी जय हिंद। क्या कहना है आपको? भाई साहब, ये अभी जितने भी ये जो अवार्ड गैंग वापसी जो वाले ग्रुप में हाँ। ये वापस एक्टिव हो गए हैं, इनका ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारा जो देश सही दिशा में जा होता है तभी ये पैदा हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ, कभी चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष की पार्टियां या उनके साथ में ये अलगाववादी या नक्सली सोच वाले, ये ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी कोई देश का विकास होने वाली होती है तब ये गैंग खड़े हो जाते हैं। चाहे वो हमारे को आगे अगर चाइना अगर हमला कर रहा है तो उसमें भी अपनी राजनीतिक ढूंढते हैं। आज की डेट में देश में एक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री वो खड़ा हुआ है अकेला, उसके साथ में विपक्ष एक भी नहीं खड़ा हुआ आएगा। आज की डेट में विपक्ष होना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी वहां पे अपने भाषण दे रहा है कि आज हमारे देश को टुकड़ा हो गया है, हमारे देश का छीन लिया है, तो इसमें ये बेतुकी बातें जिसको ज्ञान नहीं है वो इसी तरह से करता है। और ये आज अवार्ड गैंग वापसी है, ये अपना कह रहा है कि हाँ जी सुदर्शन को हटाना चाहिए। यानी हिंदू अपनी आवाज किसी को कहीं कर नहीं सकता। हिंदुओं को यानी कि हिंदुस्तान में रहने की नहीं है, उसको भगा दिया। यानी कि एक कश्मीर ले लिया, कश्मीर के बाद में दूसरे और स्टेट धीरे धीरे जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि हर्ष मंदर पिछले 10 साल, मतलब जब यूपीए के 10 साल का सरकार था सोनियाबाई का, तो इस देश में एक असंवैधानिक संस्था बनी थी। देश के प्रधानमंत्री और पूरे तंत्र के ऊपर एक एनईसी बैठाई गई थी। उस एनईसी में सोनियाबाई के साथ जो व्यक्ति था वही हर्ष मंदर। कौन है जो मेरे विरुद्ध फैलाए जा रहे झूठ पर साइन कराए? देखिए, हर्ष मंदर उस संस्था का सदस्य है जिसके इटली सरकार से संबंध है। इटली सरकार की सीक्रेट सर्विस के साथ भी हर्ष मंदर काम करता है। सोनिया गांधी एनएससी कमेटी का मेंबर भी रहा है हर्ष मंदर। हर्ष मंदर ने सुप्रीम कोर्ट पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है। प्रकार का जिनका परिचय है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बताए तो फिर बाकी कारण में ज्यादा है, इसलिए 2-2 लाइनों में बता रहे, क्योंकि बहुत से नाम हैं। आपको पता चले, कहीं दिखे तो सवाल जरूर पूछे, क्योंकि इसने ऐसे चैनल पर आवाज उठाई है जो चैनल कभी कारपोरेट लॉबिंग नहीं करता, जो चैनल विदेशी कंपनियों के विज्ञापन नहीं दिखाता, जो चैनल सच के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ऐसे पर सवाल लोग आपको पता होना चाहिए। ये इन्हीं का कारनामा है। फुल स्क्रीन दिखाइए। ये क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट सेव सेकुलरिज्म इन अयोध्या, सो नाउ टाइम हैज कम टू हिट द स्ट्रीट्स। मतलब सड़क पर उतरिए या धड़क मारिए। हर्ष मंदर इंसेंटिंग मॉब वायलेंस। ये मैं आपके सामने न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं। यह आदमी जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ऊपर भी टांग ऊपर कर रहा है, ये सुदर्शन के बारे में अच्छा बोले, इसकी अपेक्षा तो हमको हो ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, मत बोलो, कम से कम अच्छा मत बोलो, तो झूठ मत फैलाओ, क्योंकि महंगा पड़ेगा। उस झूठ का जवाब देना पड़ेगा, नहीं यहां तो कम से कम वहां देना पड़ेगा। ध्यान रखना। और इसलिए जिस तरीके से बात यहां पर हर्ष मंदर ने की है, उसका भी जवाब जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपने देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पे क्यों नहीं आप डिबेट करते हो? ये हिंदू मुसलमान की डिबेट आपको ज्यादा पसंद लगती है क्या? आपका नाम क्या है? क्या लेना देना आपका नाम क्या है? मैं हिंदुस्तानी हूँ। अरे भाई, आप हिंदुस्तानी है कि आपके आवाज और आपके टोन से ही समझ रहा है ना। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा नाम हिंदुस्तान है। मैं हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान अगर होता, आप अगर हिंदुस्तान होते ना, आप अगर हिंदुस्तान होते तो इस देश का, ये हिंदुस्तान की कटती भूमि के बारे में बात करते। अगर आप हिंदुस्तान होते उसको दिखाते। अगर आप हिंदुस्तान होते तो इस हिंदुस्तान ने बाहें फैलाकर जो गले लगाया उसको लात मारने वालों के खिलाफ बोलते। अगर आप हिंदुस्तान होते तो देश के संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध चैनल के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अगर आप संविधान होते तो केवल पेट की और बेरोजगारी की नहीं, इस हिंदुस्तान की अस्तित्व रक्षा और संप्रभुता की बात करते। अगर आप हिंदुस्तान होते तो असली नाम बताकर हिम्मत से बात करते। आप हिंदुस्तान नहीं है, ना हिंदुस्तान दिल में है, ना हिंदुस्तान जबान पे है, और इसलिए अपना असली नाम छुपाने के लिए हिंदुस्तान आगे किया हुआ है। हिंदुस्तान का इस तरीके से दुरुपयोग करने वालों, आपका झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इसलिए कॉल कट कर डिस्कनेक्ट करना पड़ा, क्योंकि सच्चाई से सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं फिर स्पष्टी कर देता हूं, आज मैं ऐसा नहीं कि बेरोजगारी पर और बाकी विषयों पर काम नहीं करता, लेकिन बेरोजगारी पर बात करने के लिए और भी चैनल है, अन्य समस्या पर बात करने के लिए भी बहुत चैनल है। मैंने चैनल शुरू किया तभी मैंने बताया था कि ये सड़क, पानी, बिजली, ये गटर और ये बाकी चीजों पर तो काम करने के लिए तमाम चैनल हैं, लेकिन इस देश के सबसे गंदे गटरों पर बात करना सुरेश चौहान की पहली प्राथमिकता है। इस देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आतंकवादी कचरा, उसके सफाई की बात करता हूं। और इसलिए मैंने अपना विषय तय किया है, मुद्दा तय किया है, मेरे हाथ का झाड़ू कहां मारना यह तय किया है। आप मुझे भटकाने के लिए, दूसरी बातों को करने के लिए मत कहिए। और रही बात भूख, गरीबी, ये मिट जाए, ये तो आशा है ही, लेकिन ये शायद एक समय भूखा रह जाएंगे, लेकिन दोबारा हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होने देंगे। और इसलिए हिंदुस्तान के नाम से झूठा परिचय बताने वालों, मैंने तो खुलेआम बोल दिया है
कि मैं उन विषयों पर अभी नहीं, अभी तो मैं हिंदुस्तान बचने के विषय पर ही बात करूंगा। आगे अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो ये लोग एक एक आध लेटर और लिख देंगे। श्रीमान, मेरा ये कहना है कि जब अजहरुद्दीन जब क्रिकेट फिक्सिंग में पकड़ा गया तो उसने भी विक्टिम कार्ड खेला। जब ये हमारे एक्टर सब है, ये सब जब आता है तो विक्टिम कार्ड खेलता है। हामिद अंसारी जब ये बना हुआ था उपराष्ट्रपति, तब तक सब वहां से उतरा। उन्हें फिल्म ये खान बंधु देते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बहुत ही उसने अंग्रेजी में चाहते हुए कहा कि मेरी बीबी बोली कि मुझे यहाँ पर डर लगता है। अरे तो तुमको कौन कहा था यहाँ पर रहने के लिए? तुम चले जाओ जहाँ पर तुमको अच्छा लगता है। तुम्हारे वैसे संभावना है कि वो तुर्की की नागरिकता लेंगे, ऐसे गुप्त सूत्रों के द्वारा कुछ पता चल रहा है कि वहां लेंगे या उनका हस्तक बनकर यहाँ काम करेंगे। पता चलेगा, जब चलेगा तो आपके सामने बताएंगे। चलिए आपको और कुछ नामों का परिचय देते हैं जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये अभियान छेड़ा है IAS IPS में से। देखिए, सलाउद्दीन अहमद पूर्व सचिव हैं राजस्थान सरकार के। मणिपुर सरकार। शफी आलम पूर्व डायरेक्टर जनरल नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो। के सलीम अली पूर्व डायरेक्टर। अब ये लोगों का परिणाम क्या हुआ? ये पूर्व नौकरशाहों ने बनाए हुए संस्थाओं का कैसे मिसयूज होता है। मैं वैसे पहले पिछले शो में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आप देखिए, ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं पुलिस फाउंडेशन का, और उस फाउंडेशन के ट्वीट पर आए हुए कुछ जवाब भी दिखाऊंगा। जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, लोगों को पढ़ने में आए। ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन वैसे कोई ये संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन जब इन्होंने मेरे खिलाफ ट्वीट किया तो लोगों को लगता है कि ये पुलिस फाउंडेशन मेरे खिलाफ है। मतलब क्या पुलिस से जितने भी अधिकारी रहे हैं वो मेरे खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे भी राष्ट्रभक्त अधिकारी है जिन्होंने मेरे फेवर में इस पुलिस संस्थान को भी जवाब दिया, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी ट्विटर के ग्राउंड पर। देखिए, मैं आपको उनका भी ट्वीट दिखा रहा हूं। क्या कहते हैं खुद इंडियन पुलिस फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग, जब इंडियन पुलिस फाउंडेशन एक राष्ट्रवादी चैनल पर प्रश्न उठाता है तो फाउंडेशन को मिला हुआ जवाब भी आपके सामने। M नागेश्वर राव IPS है, CBI के डायरेक्टर रह चुके हैं, ये खुद कह रहे हैं। इन्होंने जवाब देते हुए ये कहा जिसका जवाब पुलिस फाउंडेशन आज तक नहीं गया है, आज तक इसका जवाब नहीं दे चुका है। हम ऐसी अपनी हरकतें, अपनी नीच हरकतें नहीं दिखाएं, या हम गटर मेंटेलिटी को नहीं दिखाएं। हमने 19 से ये तमाम बातें, एक ही नहीं और भी ट्वीट है, और इसलिए नो नीड टू एंटर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उसको जाने की जरूरत नहीं थी। ये दूसरा IPS एसोसिएशन का ट्वीट है। इस ट्वीट पर जब मेरे ऊपर प्रश्न उठे तो मेरे समर्थन में भी कई IAS ऑफिसर आए, कई IPS ऑफिसर आए, तो IPS ऑफिसर को भी जवाब दिया गया, और उस जवाब में क्या कहा गया वो भी देखते हैं। ये भी जवाब सबसे पहले M नागेश्वर राव जी ने ही दिया। एक योद्धा की तरह आगे आकर उन्होंने कहा कि इस नॉन सर्विस इशू में आप खामखा उतर रहे हैं, उतरने का कोई कारण नहीं है, यह तो एक सिलेक्टिव आउटरीच है, और इसमें आपका शांत रहने का IPS के मुद्दों पर जो इतिहास है वो इतिहास बताता है कि आपने इसमें अनावश्यक एंट्री मारी है। और इतना ही नहीं, इससे भी और भी कई मुद्दे हैं जिस पर आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले हैं। यहां तक ही नागेश्वर राव नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सुदर्शन चैनल तो इशू रिक्रूटमेंट का उठा रहा है, और IPS एसोसिएशन इसमें अनावश्यक उतार कर बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की भूमिका निभा रही है। भाई, ये अब्दुल्ला दीवानापन क्यों कर रहे हैं? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन जवाबों के साथ साथ इन्होंने ना केवल उनको जवाब दिया, बल्कि हमारा समर्थन करने के लिए भी कहा कि
सुरेश चौहान ने जब आपको ऑफिशियली इनवाइट किया है तो अब आईपीएस एसोसिएशन उनके प्रोग्राम में जाकर अपना पक्ष रखे। वैसे आप पार्टी नहीं थे, लेकिन जब आप पार्टी बन ही गए हैं तो आपको उसमें जाकर अपना पक्ष रखने की हिम्मत भी दिखानी चाहिए। आप पीछे मत हटिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं नागपुर से चावला बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको हृदय से दुआएं देती हूँ, शरीर के नस नस से रोम रोम से दुआएं देती हूँ कि सुरेश चौहान के जी 1000 साल जीवित रहे। और आप जो कहें, मैं भारत माता की, अपने हिंदू धर्म के लिए मैं भारत माता की वेदी पे चल जाऊंगी, आपका पूरा साथ दूंगी। मेरी उम्र तो बहुत बड़ी है, फिर भी मैं मन से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मुसलमान हमेशा बोलते हैं हमने देश के लिए ये किया, हमने ये किया। अरे तो उन्होंने अपना, जब अंग्रेजों को उन्होंने परमिशन दिया था, उसके बाद में उन्होंने अपना जो भी थोड़ा बहुत किया वो पाकिस्तान दो तरफ से ले लिया। और जो भी एक मुसलमान है वो हर साल में 3-4 बच्चे पैदा करके भारत को वही देता है। और मैं आप आइए मेरे स्पॉट पे, यहाँ से मैं 8 से 9 लड़कियां बता सकती हूँ जिन्होंने लव जिहाद का शिकार हुई हैं। और एक तो 13 साल की लड़की उनके घर में से मुसलमान लेके गया था, और जब 2 बच्चे उसके पैदा हो गए उसके बाद बताया उसके माँ बाप को, तो मर गए उसके घर के लोग, उसके पिताजी मर गए और माँ विक्षिप्त हो गई। आप बताइए, इन्होंने ले लिया है ना पाकिस्तान। रोज क्या देंगे हम इनको? हम नहीं खाएं क्या? हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या रखें? यहाँ संसाधन कम हो रहे हैं तो इनको रोज हम क्या दें? ये बांग्लादेशियों को बुलाते हैं तो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं तो रोहिंग्या को बुलाते हैं, हम क्या क्या करें? बिल्कुल, धन्यवाद। आपने अपने हृदय की ज्वाला को आवाज के द्वारा, क्योंकि मैं कहता हूं कि बिंदास बोलिए ना, बोलिए, परिणामों की चिंता मत करिए। यह परिणाम का भय ही सत्य बोलने से रोकता है, और सत्य बोलने से डरने वाला व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता। जानवर अपनी अभिव्यक्ति देता है, जानवर भी, भले उसको जुबान नहीं है लेकिन वो भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। लेकिन इंसान जब भय से, डर से, इस प्रकार से बोलने से डरता है। देखिए, इस चावला जी ये 72 साल की एक रनर आगिनी है, झांसी की रानी है, मर्दानी है। उन्होंने कहा मैं इस उम्र में भी लड़ने के लिए और भारत माता की वेली पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। इन्होंने कही हुई बातें कानून के दायरे में शायद टीवी पर बोलने के अपराध की श्रेणी में आती हो, लेकिन इन्होंने बोले हुए शब्दों का उत्तर अगर इस देश के सरकार के पास नहीं है, इस देश के न्यायालय के पास नहीं है और इस देश के मीडिया के पास नहीं है, तो यह प्रश्न है कि क्या हिंदुत्व का, हिंदुओं का, उनके आने वाले संतानों का इस भूमि पर अस्तित्व रहेगा? दुर्भाग्य से उसका उत्तर नहीं है। कितने वर्ष, इस पे सवाल हो सकता है। कोई 200 साल और उसके संरक्षण के लिए बलिदान हुए हमारे लाखों करोड़ों पूर्वजों को, हम उनके बलिदान को भूल जाए? आपको पाकिस्तान दे दिया, फिर हिंदुस्तान में भी हिस्सा दिया, फिर आप मांग रहे हैं, फिर लूट रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, और फिर भी ना बोलूं? मैं तो बोलूंगा। परिणाम क्या हो गए तय करेगा। क्या अन्याय के रूप में मेरे ऊपर परिणाम नहीं हो सकते? हो सकते। कानून भी अन्याय करता है। क्या न्यूज चैनल का कोई शो नहीं रोका गया, हमारा रोका गया। हम व्यवस्थाओं का सम्मान और उसके रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, मेरा ये कहना है कि ये जो अवार्ड वापसी गैंग से जुड़े हुए जो लोग हैं और ये जिन संगठनों से जुड़े हैं, उन संगठनों की फंडिंग कहाँ से होती है? अगर ये फंडिंग अगर हम पता लगा लें तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये भारत के विरोधी गतिविधियां कहाँ से पैदा हो रही है। जैसे मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की थी, उसके तुरंत बाद में कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। वो उनको फंडिंग की जा रही थी, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के युवाओं को, और उसके जरिए पत्थरबाजी करवाई जा रही थी। तो जैसे नोटबंदी हुई, पैसे पहुंचना बंद हुए और पत्थरबाजी ही बंद हो गई। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है लोगों को देने के लिए पत्थरबाजी। मैं दिखाने वाला था, मेरा 30 सेकंड का वो फाइल लग गई है कि अब तो जेल के
सलाखों के पीछे जाना तय है। और इसलिए अपने को बचने और अपनों को बचाने के लिए और अपना गोरख धंधा जारी रखने के लिए मेरा विरोध हो रहा है। कोई बात नहीं करिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी, मैंने उसी दिन स्टे जलाया तभी कहा था। 8 दिन गए, आज 8 दिन हो गए, कोई बात नहीं, मेरे पास धैर्य है। मेरे धैर्य के सामर्थ्य के सामने आपका ये सारा ड्रामा और कितने दिन चलेगा मैं देखूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन सत्य सामने रहेगा। मेरे खिलाफ केवल यही 91 लोग नहीं है, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर कर इस देश में बदनाम करने वालों में 1700 तथाकथित सेलिब्रिटी, मेरा शब्द नहीं है सेलिब्रिटी, इसलिए मैंने उसके पहले तथाकथित लगाया, 1700, जिसमें अभिनेता, नेता, कई प्रकार के गैंग की पूरी टीम, 7 मुख्यमंत्रियों को, सारे मुख्यमंत्रियों को नहीं, कितने, केवल 7। वो 7 ही क्यों पता नहीं, कौन है वो 7 पता चलेगा तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। इस पर जरा नजर डालते हैं, देखिए। 1700 तथाकथित अवार्ड गैंग वापसी की, सुरेश चौहान के पर एफआईआर की मांग। 1700 तथाकथित पत्रकार, फिल्म निर्माता, वकील और मांग की। 7 मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि सुरेश चौहान की हेट स्पीच देते हैं, इसलिए कार्रवाई की जाए। पिटीशन में मांग की गई है कि सुरेश चौहान ने एक प्रोमो जारी किया जो सिविल सर्विस में मुसलमानों के अचानक बढ़ने का पर्दाफाश करेगा। प्रोमो में नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद के जरिए कैसे मुसलमान नौकरशाह बन रहे हैं। पिटीशन को साइन करने वालों में अनुराग कश्यप, कबीर खान, विक्रमादित्य मोटवानी, पत्रकार मीनल बघेल, दीपाल त्रिवेदी, सागरिका घोष हैं। पिटीशन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह, केरल सीएम पिनाराई विजयन, बंगाल सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। ये वो सारे सीएम हैं जो नॉन भाजपा स्टेट के हैं, उन्हीं को क्यों पत्र लिखा? अगर आपका संवैधानिक तंत्र पर, व्यवस्था पर भरोसा है तो आपने भाजपा के लोगों को भी लिखना चाहिए था। अगर मैं गलत हूं तो मैं भरोसा देता हूं कि वो उस पर कार्रवाई करते, लेकिन आपने उनको नहीं लिखा। लेकिन आपने मुख्यमंत्री भाजपा के हैं उनको नहीं लिखा, लेकिन भाजपा के गृह मंत्री और भाजपा के ही नेता रहे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी से नहीं होता, ऐसा कम से कम हम मानते हैं, ये तो नहीं मानते, लेकिन उनको पत्र जरूर लिखा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करता हूं, आप सुदर्शन को जानते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे व्यक्ति के बारे में दुष्प्रचार कर कर उसका कैसे नकारात्मक छवि बनाई जा सकती है, इसके मास्टर इन लोगों ने आपके खिलाफ भी दशकों तक दुष्प्रचार किया है। इसलिए मोदी जी, इन्होंने भेजे हुए पत्रों के तर्कों के साथ साथ मेरे लिए देश भर से जो लोग आपको पत्र भेज रहे हैं उनको भी आपकी व्यवस्था को देखने के लिए कहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही, मानना पड़ेगा। जब 91 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नौकरशाहों ने मेरे विरुद्ध पत्र लिखा तो एक नौकरशाह ने मुझे फोन करके कहा कि सुरेश जी 5000 से ज्यादा अधिकारी है और केवल 91 लोग इनको मिले हैं। इसका मतलब होता है कि आपके साथ तो 4900 से ज्यादा लोग आपके साथ है। विरुद्ध अगर जमात होती तो लिस्ट 91 की नहीं होती। अरे ये तो 100 भी नहीं पार कर पाए, 100 की सेंचुरी भी नहीं कर पाए, और मेरे विरुद्ध पूरा देश है ऐसा कहते हैं। 1700 ही क्यों? क्या भाई, क्या आंकड़ा है ये? हमारे लिए तो 108 पवित्र होता है, 111 होता है, 1700 क्यों? देश को लूटा है। आज ये इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इनको माल नहीं मिल रहा है, लेकिन इनके खिलाफ आरएसएस के लोग क्यों नहीं बोलते? आरएसएस वाले कहाँ चुप बैठे हैं? केवल मोदी की भक्ति में। अगर नरेंद्र मोदी ने फैमिली प्लानिंग लागू नहीं की तो 50 सीट आएंगी, अगर फैमिली प्लानिंग का नियम बना दिया तो 350 आएंगी। ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। तो माफ नहीं करेंगे। और चौहान साहब, हम आपके साथ हैं। मैं तो जेल जाने के लिए, फांसी लगवाने के लिए आपके तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहेगा, जहाँ भी आमरण करना हो, जो भी करना हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये आरएसएस के जो चमचे हैं, ऐसा मत कहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संस्था के बारे में हमारा ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों का अगर सबसे बड़ा विश्व का कोई संगठन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उनको पता है कि हम ही अकेले काफी है इन सब के लिए, तो हमारे पीछे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है और हर बात खड़े होकर बताने की भी जरूरत नहीं है।
आज मेरे साथ खड़े होने वाले लोगों में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। आप जैसे जो संघ से जुड़े ना भी हो, ऐसे देशभक्त तो है ही, लेकिन वो भी है। हम अपने ही लोगों के प्रति बोलते थोड़े समय थोड़ा संयम रख कर बोलना चाहिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं और मैं आपके भावनाओं का आदर करता हूं, बल्कि सम्मान करता हूं कि आपने कहा कि आप मेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैं इस देश को यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ आने के लिए कौन कौन तैयार है? मेरे सोशल मीडिया पर जरूर लिखिए। हालांकि जाएंगे नहीं, और जाएंगे क्योंकि षड्यंत्र तो इस देश में किसके साथ नहीं हुए। साधु संत आज भी 8-8, 9-9 वर्ष हो गए हैं, जेल में हैं। दंगेबाज पैरोल पर हैं, बगैर शादी पेट से होने के कारण बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने 68 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मार गिराया, उनका बलिदान हुआ। उन 68 जवानों को मारने वाले भी अपनी सजा काटकर बाहर चले आते हैं, लेकिन हमारा दारा सिंह भाई आज भी अंदर है। 3-3 दशकों के बाद भी उसको अपने पिता के अंत्येष्टि के लिए भी पैरोल नहीं मिला है। यह देश कितना इस देश के लिए काम करने वाले लोगों के विरुद्ध षड्यंत्रों का हिस्सा बनती यहां की व्यवस्था है। हम ऐसा कुछ होता है तो मेरे लिए कोई बहुत करिए और वो स्थिति पैदा करिए कि अंदर भेजने वाले षड्यंत्रकारियों को अपने किए पर पछतावा हो, ऐसी सजा उनको मिले। खैर, ये तो सब भविष्यवाणी की बातें हैं। प्रतिपल संघर्ष के संकल्प के साथ हमको इस अभियान को आगे बढ़ाना है। कॉलर, जय हिंद। जय श्री राम। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय श्री राम सर। बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है सुरेश जी, हाँ, क्या पहले तो आपको खूब खूब बधाई, जो हिंदू धर्म और राष्ट्र को बचाने के कार्य में आप लगे हुए हैं, आपको खूब खूब बधाई। हाँ, चलिए, धन्यवाद। कश्यप, इन 1700 अवार्ड वापसी गैंग के लोगों का देश विरोधी हिंदुओं के वाली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों को बनाया। वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स के जरिए हिंदू साधु संतों को बदनाम किया। वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में हिंदू विलेन को पेश करके हिंदुओं की छवि खराब की। सीए के समर्थन में कई ट्वीट किए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आतंकी बोला। ट्वीट दिखाइए, यह आदमी की गंध देखिए जरा। यह फिल्मों में भी अपनी गंध फैलाता है, ट्विटर पर भी फैलाता है। क्या बोल रहा है? हमारा गृह मंत्री कितना डरपोक है, यह बोलता है। ये किसके लिए? आधुनिक लौह पुरुष अमित शाह के लिए कहता है हमारा गृह मंत्री कितना डरपोक है। खुद की पुलिस, खुद के ही गुंडे, खुद ही सेना और खुद ही सिक्योरिटी अपनी बढ़ाए हैं, निहत्थे प्रोटेस्टर पर आक्रमण करवाता है। घटिएपन और नीचता की हद अगर है तो वह है अमित शाह। इतिहास थूकेगा इस जानवर पर। ये इस देश के सबसे बड़े लौह पुरुष, मैं आज हिंदुस्तान में कहता हूं, आज मेरे कई मित्र हैं राजनीति में, उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि ये लौह पुरुष अमित शाह, आधुनिक लौह पुरुष अमित शाह हैं। लेकिन अमित भाई, साधारण व्यक्ति भी जब सड़क से जाता है और कोई कुत्ता भूखता है ना, तो कम से कम हाथ ऊपर करता है। आपने इस कुत्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया, यह बात और है। लेकिन ऐसे लोगों को आप लोग सारी संभावनाओं के बावजूद जब सजा नहीं देते, तो ये लोग हमारे जैसे राहगीरों के ऊपर भी यही करता है। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस देश के लिए बात करने वाले, बोलने वाले, काम करने वाले, परिश्रम करने वाले, खून के साथ पसीना बहाने वाले लोगों के खिलाफ भी जब अनुराग कश्यप जैसे लोग गंध फैलाते हैं, तो ऐसे सुअरों को रोकने के लिए आपने सत्ता का उपयोग करना चाहिए। माना कि आपके विरुद्ध बोलने को आपने चिरकुट को भाव नहीं दिया, क्योंकि हाथी चले अपनी चाल, कुछ कहते हैं ना, कहावत है ऐसी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते सही लोगों को सही ट्रीटमेंट अगर नहीं देंगे तो उसका परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ता है। अनुराग कश्यप क्या कहता है? 2002 का गुजरात और जो भी वहां हुआ 100% सच है। यह सरकार और उनका रवैया सबूत है इसका। यह सरकार आतंकवादी थी और है। खैर,
चलिए कोई बात नहीं, गंदगी पर ज्यादा उसमें हमने पत्थर डाला क्या और वो हम पे ये हुई क्या, वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बढ़ते, हम कबीर खान भी हमारे खिलाफ है। कबीर खान फिल्म निर्माता कबीर खान फिल्म बजरंगी भाईजान जैसी पाकिस्तान समर्थन में फिल्म बनाता है। फिल्म में पाकिस्तानियों को उदारवादी दिखाकर भारतीयों को निशाने पर लेता है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने में कबीर खान सबसे आगे है। फिल्मों के जरिए हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की साजिश करता है। तो मित्रों, ये गैंग है और इस गैंग ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला है। सुदर्शन के 15 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर से विदेश से कई बधाई आई। मेरे लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है कि इन्होंने इनके षड्यंत्रों में मुझे सबसे बड़ा अड़ंगा माना है। मेरे लिए उपलब्धि है, मेरे लिए तो ये अवार्ड है, ये तो सम्मान है। इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है कि सुरेश चौहान के तुम्हारे सुदर्शन में और तुम्हारे बिंदास बोल में वो दम है, और देश के प्रधानमंत्री को झूठ बता रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे खिलाफ लिखे गए एक एक लाइन के लिए मैं डिफामेशन कर सकता हूं, लेकिन जिनको सुप्रीम कोर्ट भी 1 रुपए की कीमत जिनकी लगाता है, उनके जमात के लोगों के लिए मैं अपना समय डिफामेशन की केस लड़ने में नहीं लगाना चाहता। 1 रुपए की औकात के लोगों के लिए क्या बोला जाए। मित्रों, अब आगे क्या। वैसे तो मैं कल भी आपके सामने आऊंगा, मैं शुक्रवार शनिवार रविवार तो आपके सामने आता ही हूं। मैं 7 तारीख को कोर्ट में क्या होगा यह बताने भी सोमवार को आपके सामने आऊंगा। अगर निर्णय हमारे खिलाफ जाने का षड्यंत्र होता है, ऐसा कुछ गेम किया जाता है जो पिछले बार भी किया गया, तो मैं एक ऐतिहासिक बिंदास बोल सोमवार को आपके सामने करूंगा। मैं अपने मुंह पर पट्टी बांधूंगा काली, और मैं मौन एंकरिंग करूंगा, आप बोलेंगे। मैं हिंदुस्तान के साथ दुनिया को बता दूंगा कि हमारा मुंह दबाने की कोशिश करोगे तो दुनिया के सामने मेरे दर्शक बोलेंगे। विश्व में कहीं पर भी चैनल का एंकर बोलता है, चैनल बोलता है, मैं उस दिन दर्शकों के लिए लाइन खोल दूंगा। मैं अपने मुंह पर पट्टी इसलिए नहीं बांधूंगा कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं इसलिए बांधूंगा कि भले ही मुझे चुप करो, मेरा दर्शक एक एक सुरेश चौहान के, एक एक दर्शक सुरेश चौहान के है। यह साबित करने के लिए सोमवार के दिन जो भी अगर हमको छूट मिलती है तो वैसा, और कोर्ट का तो न्याय देने का अधिकार है, वो जो दे, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गेम होता है तो उस गेम के विरुद्ध मैं सोमवार को आपके सामने आऊंगा। आप क्या कर सकते हैं? मित्रों, आपने बहुत कुछ किया है। विश्व में 7.25 करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करके देने वाला दर्शक किसी भी देश के पास नहीं है, और हिंदुस्तान के भी किसी भी चैनल के लिए पास नहीं है। भलो अपनी दर्शकों की संख्या करोड़ों में बताए, उनके पास वो दर्शक नहीं है जो सुदर्शन के पास। इसलिए मेरे आपसे एक अपील है, देश के तमाम वो लोग जिनकी चोरी पकड़े जाने के भय से या उनके शटर बंद होने के डर से वो मेरे खिलाफ देश भर के पुलिस स्टेशनों में जाकर, जिलाधिकारियों के पास जाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप मेरे समर्थन में नहीं जा सकते क्या? आपको जैसा पत्र लिखना है लिखिए, आपकी भाषा में लिखिए, और सुरेश चौहान के खिलाफ फैलाई जा रही तमाम अफवाहें 15 वर्षों में झूठ साबित हुई है, यह भी होगी। प्रशासन को भरोसा दीजिए, आगाह भी करने की कोशिश की तो आप मेरे लिए संघर्ष करने को फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर है, कम से कम 15 मिनट, जितने मिनट आप बोल सकते हैं, आप लाइव आइए। लाइव आकर आप मेरे पक्ष में जो चीजें बोल सकते हैं उन चीजों को बोलिए। मेरे आपसे अपील है, आप मेरे लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, राष्ट्रपति को पत्र लिखिए, आप इस देश के न्यायपालिका में भी पत्र लिखकर अपनी बात रख सकते हैं। इस देश की न्यायपालिका ने कई बार पत्रों को ही जनहित याचिका मान लिया है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ी वकीलों की फौज खड़ी करूं और मैं झूठ का सामना कर सकूं। हालांकि मेरे पास देशभक्त वकीलों ने फ्री में अपनी सेवाएं ऑफर की है, जो लाखों रुपए एक बार खड़े होने के लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरा वकील बने, जनता की अदालत में आप वकील बने। कम से कम अपने 10 रिश्तेदारों को फोन करके बताएं कि एक नौकरशाही जिहाद को नंगा करने के लिए सुरेश चौहान के ने प्रोमो बनाया तो उसका शो रोका गया। कौन है सुरेश चौहान के बताइए, जो आप जानते हैं। कौन है सुदर्शन चैनल बताइए, फोन करिए, मैसेज करिए। आप मेरे प्रचारक हैं,
आप मेरे वकील हैं, यह मानकर मैं आज के शो के लिए यही रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बेटी, बीवी या माँ, हमारी लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। इनसे घबराएं नहीं, अपनाएं 90 वर्षों से इंडिया की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली